हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुलजन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सप्लाई वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। सप्लाई में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 7, और सेक्शन 7 जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट शेड्यूल्स का रेफरेंस भी दिया था। लाइक शेड्यूल 1 की बात हो रही थी, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो आज हम लोग शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 की ही बात कर रहे हैं। इन शेड्यूल्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 3 की बात करेंगे। शेड्यूल 2 बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो पहले तो सेक्शन 7 का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं सो दैट कि ये सेक्शन रिकॉल हो जाए आपका थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज, शेड्यूल्स, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 3। ठीक है जी। तो देखो, सेक्शन 7 की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 7 जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो इस सेक्शन 7 में देखो हम लोगों ने कितने सेक्शन पढ़े थे। सेक्शन 7 में सब सेक्शन 1 पढ़ा था, सब सेक्शन 1A पढ़ा था, सब सेक्शन 2 पढ़ा था एंड सब सेक्शन 3 पढ़ा था, राइट। अब ये जो सब सेक्शन 1 था ना, देखो इस सब सेक्शन 1 में हम लोगों ने 3 क्लोजेस पढ़े थे, क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C। क्लोज A में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंक्लूसिव लिस्ट थी किसकी, सप्लाई की, जिसका एब्रीविएशन हम लोगों ने क्या बनाया था, ये STBELRLD। S स्टैंड फॉर क्या होता था, सेल। T स्टैंड फॉर ट्रांसफर, B स्टैंड फॉर बार्टर, E स्टैंड फॉर एक्सचेंज, L स्टैंड फॉर लाइसेंस एंड R स्टैंड फॉर रेंटल, L स्टैंड फॉर लीज एंड लास्ट में D स्टैंड फॉर डिस्पोजल, राइट। ये तो इंक्लूसिव लिस्ट थी किसकी, सप्लाई की, राइट। और साथ में एक चीज़ और भी थी सब सेक्शन 1 के लिए, क्लोज A के लिए, प्रोवाइडेड विद कंसीडरेशन होना चाहिए प्लस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन एक साथ थी, कंसीडरेशन भी होना चाहिए प्लस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, ठीक है। और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे आप, सप्लायर के, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे थे, डन। और इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम लोग कवर अप नहीं कर रहे थे क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए नेक्स्ट क्लोज अलग से है। कौन से वाला क्लोज, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज B अलग से है, राइट। तो ये तो क्लोज A की बात थी। फिर हम लोग क्लोज B में आते, देखो क्लोज B में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा है 7(1)B। और वो भी देखो विद कंसीडरेशन की विदाउट कंसीडरेशन, ये भी विद कंसीडरेशन ही बोल रहा है। और साथ में बोल रहा है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे हो चाहे ना हो, ये 7(1)B बोलता है। अब देखो, अगर हम सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज C में आए तो क्लोज C क्या बोलता था कि भाई वो एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड हैं, चाहे पढ़ी इवन विदाउट कंसीडरेशन हो, तो वो भी किस में काउंट होंगी, सप्लाई में काउंट होंगी। तो यहाँ हम लोग चार पैरा पढ़ेंगे। देखो पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। पैरा 4 में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात है यहाँ भी। और देखो यहाँ इंपोर्ट किसकी बात कर रहे हैं, विदाउट कंसीडरेशन की, है ना, इवन विदाउट कंसीडरेशन। तो इट मीन्स अगर इंपोर्ट कर रहे हो आप सर्विसेज का विदाउट कंसीडरेशन कर रहे हो तो कहाँ चले जाएंगे आप, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लोज C में चले जाएंगे। और अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसीडरेशन कर रहे हो तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज B में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, विद कंसीडरेशन है तो 7(1)B में जाओ, विदाउट कंसीडरेशन तो 7(1)C में जाओ, राइट, ठीक है। तो देखो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी, और इसमें दोनों में और क्या क्या डिफरेंसेस थे ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था। 7(1)B है ना, 7(1)B वर्सेस 7(1)C इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में ये डिफरेंस डिस्कस किया था डायग्रामेटिक वे में, डन, ठीक है जी। अब देखो, अगर हम लोग बात करें सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A की, है ना, तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A क्या बोलता है कि वो एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 2 में डिफाइंड हैं उसमें ये बताया हुआ है कि किन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करेंगे और कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करेंगे। तो ये शेड्यूल 2 भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, देखो एरो बना के मैं ऊपर लेके गया हूँ इसको, क्या कहता है, विल प्रीवेल ओवर सब सेक्शन 1।
तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 प्रीवेल कर रहा है किस पे, सबसेक्शन 1 पे। तो इट मीन्स दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन अगर अराइज हुआ तो विच वन टू प्रीवेल, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, राइट। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि वो एक्टिविटीज जो शेड्यूल 3 में दी हुई हैं, तो शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में दे रखी हैं, या फिर वो एक्टिविटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अंडरटेक कर रहा है, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएंगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएंगी। इट मीन्स उन पर कोई भी जीएसटी इम्पोज नहीं होगा। ठीक है जी। देखो अगर हम सबसेक्शन 3 की बात करें, अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन इशू करके ट्रांजेक्शन्स को नोटिफाई कर सकती है कि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होगा। तो क्या कहना चाह रहा है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, बट अभी नोटिफाई किया नहीं है, राइट। ठीक है जी। तो देखो सेक्शन 7 में हम लोगों ने ना कुछ शेड्यूल्स यूज़ किए हैं। कहाँ कहाँ शेड्यूल यूज़ किए हैं अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में, राइट, कौन सी शेड्यूल यूज़ की है, शेड्यूल 1, राइट। तो एक तो हमें शेड्यूल 1 डिस्कस करना है आज, फिर देखो और कौन सी शेड्यूल डिस्कस करनी है हम लोगों को, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A में क्या शेड्यूल यूज़ किया है, शेड्यूल 2। ठीक है जी। तो सेक्शन 7(1)A में हम लोगों ने डिस्कस करना है शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 हम लोग आज तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट डिस्कस ज़रूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, देखो शेड्यूल और कहाँ यूज़ किए हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कौन सी शेड्यूल यूज़ हो रही है, शेड्यूल 3। किस लिए यूज़ हो रही है, कहते हैं शेड्यूल 3 में जितनी भी एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड है ना भाई, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होंगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। इट मीन्स उस पर भी कोई जीएसटी इम्पोज नहीं होगा। तो इट मीन्स 3 शेड्यूल डिस्कस करनी है बाय एंड लार्ज हम लोगों को। कौन कौन सी शेड्यूल हैं, एक तो शेड्यूल 1 जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल 1 में कि भाई 4 पैरा उसमें दिए हुए हैं, 4 एंट्रीज उसमें हैं कि इन 4 एंट्रीज के केस में चाहे पड़े ही कंसिडरेशन ना हो तो भी वो सप्लाई में काउंट होगा। सबसेक्शन 2 नहीं, सबसेक्शन 1A में शेड्यूल 2 हमने यूज़ किया हुआ है। और शेड्यूल 2 क्या कहता है कि इन ट्रांजेक्शन्स को या एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स में ट्रीट करेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ट्रीट करेंगे। ठीक है। फिर शेड्यूल 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 में हम लोग कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे या एंट्रीज पढ़ेंगे जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होंगी, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होंगी। इट मीन्स उन पे जीएसटी इम्पोज नहीं होगा। डन। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं आज शेड्यूल्स। ठीक है जी। देखो सेक्शन 7 में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ आपको। शेड्यूल कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, ठीक है, शेड्यूल 2 डिस्कस करेंगे, एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में शेड्यूल 3 डिस्कस करेंगे। तो ये 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 1 में तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वो ट्रांजेक्शन्स जो चाहे पड़ी विदाउट कंसिडरेशन हो बट फिर भी सप्लाई में काउंट होंगी। और हम लोग यहाँ कितनी एंट्रीज डिस्कस करेंगे, 4 एंट्रीज हैं। ठीक है। और सेक्शन 7(1)A में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल 2 की बात करेंगे, जो कि क्या बताता है आपको कि कुछ ट्रांजेक्शन्स के केस में ये बताएगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर अप होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कवर अप होगा। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़, जिसको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट करेंगे। इट मीन्स वो सप्लाई ही नहीं है। उसमें हम लोग कितनी एंट्रीज डिस्कस करेंगे, 8 एंट्रीज डिस्कस करेंगे। डन। तो आज हम लोग देखो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 पे फोकस करेंगे, शेड्यूल 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डन। चलो जी, स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 1। देखो जी, शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कहता है शेड्यूल 1, it lists the activities that are to be treated as supply even if they are without consideration। ये ब्रैकेट देखो यहाँ खत्म होगा, यहाँ से इसके बाद पढ़ना है ये, राइट। तो क्या कह रहा है, देखो they are to be treated as supply even if they are without consideration, कि चाहे पड़ी विदाउट कंसिडरेशन हो तब भी सप्लाई में काउंट करेंगे हम उन्हें। और देखो जो इवन इफ जो वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, ये एक तरह से ड्राफ्टिंग एरर है
क्यों? अगर विद कंसीडरेशन हुआ तो फिर तो ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में ही सप्लाई कंसीडर हो जाएगा, यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, राइट। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज सी तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में खुद ही क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा, अगर विद कंसीडरेशन है तो इट मीन्स हम लोग यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? विदाउट कंसीडरेशन की। डन। तो शेड्यूल 1 की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सप्लाई में काउंट होंगी विदाउट कंसीडरेशन होते हुए भी, राइट। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो एंट्री 1। तो शेड्यूल 1 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 4 एंट्रीज ऐसी हैं जो चाहे पड़ी विदाउट कंसीडरेशन है बट फिर भी सप्लाई में काउंट होंगी। एंट्री 1 में क्या कहता है देखो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स या फिर गुड्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स या फिर गुड्स। क्या कहना चाह रहा है? कुछ गुड्स हैं या फिर एसेट्स हैं, आपने उन पे आईटीसी ले लिया और आईटीसी लेने के बाद आप क्या कर रहे हो? उनको परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो? विद कंसीडरेशन की विदाउट कंसीडरेशन? विदाउट कंसीडरेशन, क्योंकि विद कंसीडरेशन हुआ तो वैसे ही सेक्शन 7(1) में काउंट हो जाएगा वो तो, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है? आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं या फिर एसेट्स खरीदे हैं, आईटीसी ले लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उन गुड्स और एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो ये भी सप्लाई में काउंट होगा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट। और जीएसटी के लिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, इफ़ फॉर ऑफिस पर्पस, कि अगर आपने ऑफिस पर्पस के लिए 10 लैपटॉप खरीदे थे, कितने के? 5 लाख प्लस जीएसटी के, और उन पे आपने जीएसटी का आईटीसी भी ले लिया 25,000 का। कुछ टाइम बाद, मान लो 2 साल या 3 साल के बाद, आप ये लैपटॉप किसको दे रहे हो? ऑफिस स्टाफ को दे रहे हो, राइट। चाहे पड़ी उनको फ्री में दे रहे हैं आप, तो इट विल बी डीम्ड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसीडरेशन, तो ये भी सप्लाई में काउंट होगा और जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में आते हैं, डोनेशन कर रहे हैं आप बिजनेस एसेट्स का, किसको? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर किसी स्कूल को, राइट। तो आपने कुछ गुड्स खरीदे, आईटीसी ले लिया, और उसके बाद क्या कर रहे हो? वो एज ए सैम्पल स्कूल को डोनेट कर रहे हो या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर रहे हो, तो ये भी सप्लाई में काउंट होगा और जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा। थर्ड वन क्या कहता है, गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क विल नॉट बी कवर्ड इन दिस एंट्री। कहते हैं जो गुड्स आपने जॉब वर्क बेसिस पे भेजे हैं, किसी प्रोसेसिंग वगैरह के लिए भेजे हैं, तो वो यहाँ कवर अप नहीं होंगे। क्यों कवर अप नहीं होंगे? क्या वो हमने परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, ये गुड्स वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तो ओनरशिप तो ट्रांसफ़र नहीं हुई ना, इट मीन्स ये सप्लाई में काउंट नहीं होगा। डन। तो इसको क्रॉस कर दिए, सप्लाई में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते जी, फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है देखो, फोर्थ पॉइंट में आप डीलर हैं, रेफ्रिजरेटर्स में डील करते हैं, आपने क्या किया? परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया 1 रेफ्रिजरेटर टू हिज रेजिडेंस फॉर पर्सनल यूज़, राइट। तो एक रेफ्रिजरेटर आपने घर भेज दिया आपने, तो क्या ये सप्लाई में काउंट होगा? बिल्कुल सप्लाई में काउंट होगा भाई। जब आपने ये रेफ्रिजरेटर्स खरीदे होंगे, आईटीसी तो लिया होगा ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप आईटीसी लेते रहो और सामान को घर भेजते रहो, राइट। तो क्या करना पड़ेगा? ये सप्लाई में काउंट होगा, जीएसटी तो पे करना पड़ेगा। तो लिखा भी देखो, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(c), रीड विद एंट्री 1 ऑफ शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में काउंट हो रहा है, राइट। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में किस लिए काउंट नहीं हो रहा है? ये इसलिए कि वहाँ विद कंसीडरेशन होता था और ये तो विदाउट कंसीडरेशन है। डन। और वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में? वैल्यूएशन रूल्स फॉलो करेंगे आप, ठीक है जी। तो देखो हम लोग सेकेंड एंट्री पे आते हैं, शेड्यूल 1 के सेकेंड एंट्री क्या कहता है देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है कि रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25, राइट। व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना ज़रूरी है। डन, ठीक है जी। और ये रिलेटेड पर्सन क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है किसके बीच में? रिलेटेड पर्सन्स के बीच में या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में,
राइट। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, चाहे पढ़े ही विदाउट कंसिडरेशन हो तब भी ये सप्लाई में काउंट होगा। और प्रोवाइडेड दैट, एक चीज़ और लिखी है देखो यहाँ, कि अगर गिफ्ट दिया है नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपये तक का, किसको, एम्प्लॉइज़ को, इट मीन्स एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉई को गिफ्ट दिया है कितने तक का, मैक्सिमम 50,000 का इन वन फाइनेंशियल ईयर, शैल नॉट बी कवर्ड इन दिस एंट्री। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 50,000 का गिफ्ट दिया, तो ये सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो रिलेटेड पर्सन्स में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप भी आएगी, ठीक है। बट इसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दे सकता है एक तरह से, उसको सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। डन। तो देखो क्या कहता है, पर्सन शैल बी डीम टू बी रिलेटेड पर्सन्स। रिलेटेड पर्सन्स का मीनिंग बता रहे हैं यहाँ। रिलेटेड पर्सन्स में कौन कौन आएंगे, सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। एक दूसरे के बिजनेस में क्या है, वो ऑफिसर हैं या फिर डायरेक्टर हैं। सच पर्सन्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, या फिर देखो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप भी आ गई यहाँ, है ना। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी हम लोग किस में काउंट करेंगे, रिलेटेड पर्सन्स में। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर एक पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर को दूसरे बिजनेस के, राइट। तो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई के 25% से ज़्यादा वोटिंग पावर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कहना चाह रहा है ये दोनों रिलेटेड पर्सन्स में काउंट होंगे। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है देखो, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। तो लाइक ये एक्स और वाई हैं, एक्स वाई को कंट्रोल करता है या वाई एक्स को कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक। 6 पॉइंट में क्या कहता है, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन, ठीक। तो लाइक फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है एच लिमिटेड, इसकी 2 सब्सिडरी हैं S1 S2, तो इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है, एच लिमिटेड। तो इसका मतलब ये भी क्या काउंट होंगे, रिलेटेड पर्सन्स में काउंट होंगे, राइट। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स अ थर्ड पर्सन। ये एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, ये दोनों मिलकर किसको कंट्रोल कर रहे हैं, जेड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस बार ये भी रिलेटेड पर्सन्स में काउंट होंगे। दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, राइट। तो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, वो भी किस में काउंट होंगे, रिलेटेड पर्सन्स में काउंट होंगे। डन। तो रिलेटेड पर्सन्स की बात होगी। अब देखो यहाँ सेम फैमिली वर्ड यूज किया, तो फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 49। क्या कहता है, फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। तो स्पाउस भी काउंट होगी फैमिली में, चिल्ड्रन भी काउंट होंगे, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट। देखो स्पाउस और चिल्ड्रन तो काउंट होंगे फैमिली में, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो ना हो। बट जो अदर्स हैं लाइक पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, ये भी फैमिली में काउंट हो जाएंगे अगर ये डिपेंड करते हैं सेड पर्सन के ऊपर, तब फैमिली में काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, राइट। तो देखो हम लोग सेकेंड एंट्री में थे। सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन्स, ठीक, तो उसको भी हम लोग सप्लाई में काउंट करेंगे, चाहे पड़े ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो। बट हाँ, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है 50,000 रुपये तक का, वो एग्जाम था। डन। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ गिफ्ट टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को गिफ्ट दिया है, किसने दिया होगा, एम्प्लॉयर ने, कितने का, 50,000 रुपये का, तो शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये तो सेकेंड एंट्री में सीधे सीधे एक्सक्लूड किया हुआ था। बट इफ द वैल्यू एक्सीड 50,000 देन इट शैल बी टैक्सेबल सप्लाई। तो अगर ये गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा का है तब तो टैक्सेबल होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखो इन केस ऑफ गिफ्ट टू ऑल अदर रिलेटिव्स, तो देखो सिर्फ एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो बेनिफिट है 50,000 का। अदर रिलेटिव्स को अगर गिफ्ट मिला तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है 50,000 का, नो बेनिफिट ऑफ 50,000। इट मीन्स अगर अदर रिलेटिव्स को गिफ्ट दोगे तो चाहे पड़े 50,000 से कम का हो, वो तो सप्लाई में काउंट होगा, ठीक है। तो मान लो आप अपने ब्रदर को, पेरेंट्स को, अपने शॉप से ही, मान लो आप रेडीमेड गारमेंट्स हैं उसी में डील करते हैं, तो
तो आपने क्या किया, 20,000 रुपये के जो कपड़े हैं वो गिफ्ट कर दिए, किसको, पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर को, तो क्या वो सप्लाई में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा, जबकि ये 50,000 से कम का है। बट जो रिलेटिव्स हैं वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है ना, तो इसलिए सप्लाई में काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, देखो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस एंट्री बीइंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, वो ये कहना चाह रहे, देखो एम्प्लॉयर ने ना एम्प्लॉय को प्री मैच्योर टर्मिनेट कर दिया, तो बदले में कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिला, क्या वो सप्लाई में काउंट होगा, वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। क्यों, देखो ये ना जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है वो सप्लाई में काउंट नहीं होती। ये चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 पैरा 1 में पढ़ेंगे ये बात, ठीक है, कि अगर एम्प्लॉयर को कुछ सर्विसेज दे रहा है इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो देखो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है भाई, तो क्या वो भी सप्लाई में काउंट होगा, सैलरी के साथ जीएसटी भी लेगा वो, बताओ नहीं। तो इसी तरह से ये भी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, राइट, तो ये सप्लाई में काउंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ शेड्यूल 3 पैरा 1, राइट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिया मैंने यहाँ, क्या कहता है, डीलर इन रेडीमेड गारमेंट्स, आप डील करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, आपने क्या किया, कुछ शर्ट अराउंड 22,000 की किसको दे दी, अपनी सिस्टर को, तो क्या ये सप्लाई में काउंट होगा, बिल्कुल, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वैल्यू बीइंग इमैटेरियल, यहाँ वैल्यू से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो 50,000 रुपये तक हम एग्जाम करते थे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में था सिर्फ, राइट। चलो जी, थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, किसके, शेड्यूल 1 के। तो शेड्यूल 1 में इन टोटल कितने पैरा हैं, 4। पैरा 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स या फिर गुड्स। पैरा 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन्स। पैरा 3 में आते हैं हम लोग, क्या डिस्कस करें, देखो पैरा 3 में प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल, क्या ये सप्लाई में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, कहते हैं ये भी सप्लाई में काउंट होगा, चाहे पड़े ही विदाउट कंसिडरेशन हो। क्या कहते हैं, देखो इस केस में, इन द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम, पुराने वाले इनडायरेक्ट टैक्स में तो क्या होता था, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल ने कुछ गुड्स एजेंट को भेज दिया बेचने के लिए, तो पहले उस पर सेल टैक्स कवर अप होता था, नहीं होता था, सेल टैक्स वहाँ इम्पोज नहीं होता था, ठीक है। बट अब इन्होंने क्या कहा, कहते जी वो जीएसटी में सप्लाई में काउंट होंगे, मतलब जीएसटी लगेगा, जबकि वो गुड्स अभी प्रिंसिपल ने एजेंट को सिर्फ भेजे हैं, बेचे नहीं है, बट फिर भी जीएसटी लगेगा, वो ये कहना चाह रहा है फिर भी सप्लाई में काउंट होगा, ठीक है जी। और इस पैरा में देखो एक बात और बोल रहा है, ये ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कहते हैं यहाँ हम सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स को काउंट करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज को काउंट नहीं करेंगे। तो देखो सीधे सीधे हाईलाइट कर लो, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज कवर्ड हियर, तो यहाँ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज को काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स को काउंट करेंगे। हैंस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट एंड वाइस वर्सा वुड देयरफॉर रिक्वायर कंसीडरेशन टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, समझ गए, विदाउट कंसीडरेशन में तो काउंट नहीं होगा, मतलब शेड्यूल 1 में तो कवर अप नहीं होगा, विदाउट कंसीडरेशन है तो शेड्यूल 1 में जाएगा, विद कंसीडरेशन है तो कहाँ चला जाएगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में ही काउंट हो जाएगा वो, तो विद कंसीडरेशन तो 7(1) ए में चला जाएगा, सप्लाई में काउंट होगा, और विदाउट कंसीडरेशन है, किस चीज़ की सप्लाई है, सर्विसेज की, तो भैया शेड्यूल 1 में तो नहीं आएगी। और गुड्स की अगर सप्लाई है तो, गुड्स की अगर सप्लाई है तो प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, विद कंसीडरेशन है तो 7(1) ए में चले जाएंगे, विदाउट कंसीडरेशन है तो शेड्यूल 1 में कवर अप हो जाओगे, राइट, ये कहना चाह रहा है। तो देखो इसमें एग्जाम्पल दिए भी है मैंने, गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस और वाइस वर्सा, जीएसटी लायबिलिटी विल अराइज, तो भैया सर्विसेज को काट दो, यहाँ सिर्फ गुड्स की बात होगी, राइट, सर्विसेज की बात नहीं है, सिर्फ गुड्स की बात होगी। हम लोग लिमिटेड हैज 3 ब्रांचेस A, B and C in different states. A in Mumbai has run out of stock. कहता है हम लोग लिमिटेड है, इसकी 3 ब्रांचेज हैं, राइट, A, B and C, तीनों अलग अलग स्टेट में हैं, ठीक है।
तो एक ब्रांच इनकी मुंबई में भी है, तो मुंबई में जो ए ब्रांच है उसके पास स्टॉक कम हो गया, इसलिए जो बी ब्रांच है पंजाब में उसने अपना एक्सेसिव स्टॉक किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ए को, कि भाई मेरे पास तो फालतू बचा हुआ है, बिक नहीं रहा है, ठीक है तुम बेच लो। इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लायबल टू जीएसटी। कहते हैं ये भी सप्लाई में काउंट होगा और जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आए तो मिस्टर एक्स बीइंग अ मैन्युफैक्चरर अपॉइंट्स मिस्टर वाई एज एन एजेंट। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना एजेंट अपॉइंट किया। हु स्टोर्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स, तो इसका मतलब जो एक्स है वो क्या करता है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद किसको सप्लाई कर देता है, वाई को, किस लिए, इन गुड्स को बेचने के लिए, राइट। तो अभी एक्स ने वाई को गुड्स भेजे हैं सिर्फ बेचने के लिए, बेचे नहीं है, तब भी वो सप्लाई में काउंट होगा और जीएसटी भी लगेगा, राइट। तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। ठीक है जी। तो देखो लास्ट पैरा पे आते हैं, शेड्यूल 1 के लास्ट पैरा में क्या है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो शेड्यूल 1 में कितने पैरा थे, 4 पैरा थे, जिसमें हम लोग लास्ट पे आ गए। अब हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें तो क्या कहते हैं, देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में एनी सर्विसेज imported by a taxable person from a related person or from any of his other establishment outside India in course or furtherance of business, right। तो इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है, सर्विसेज इंपोर्ट किए हैं किसने, किसी टैक्सेबल पर्सन ने। ये जो टैक्सेबल पर्सन वाली बात है, ठीक है, इसको ना आप क्या किया, रिमूव कर दिया नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। डन। तो आपने सर्विसेज इंपोर्ट किए हैं किससे, किसी रिलेटेड पर्सन से, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर इस्टेब्लिशमेंट से, कहाँ से, आउटसाइड इंडिया से, और वो भी देखो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना ज़रूरी है यहाँ, राइट, ठीक है। विल अट्रैक्ट जीएसटी। तो अगर सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं आप आउटसाइड इंडिया से, किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, या तो रिलेटेड पर्सन से या फिर फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर इस्टेब्लिशमेंट से, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो वो जीएसटी में काउंट होगा। और देखो लास्ट क्लास में ना हमने इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, आपको याद है तो अगर, ठीक है, तो हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस किया था सेक्शन 7(1)(b वर्सेस सेक्शन 7(1)(c) में, डायग्रामेटिक वे में, डिटेल में, राइट, ठीक है। तो इसी को देखो ब्रीफ में थोड़ा सा बिल एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था इसको, 7(1)(b वर्सेस 7(1)(c) को, है ना। चलो जी देखो क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है, देखो ओवरऑल, राइट। क्या कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, अगर फॉर कंसीडरेशन है तो चाहे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो, दोनों ही केसेस में 7(1)(b में सप्लाई में काउंट होगा। तो सर्विसेज इंपोर्ट किए हैं, फॉर कंसीडरेशन है, चाहे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो, सप्लाई में काउंट होगा अंडर सेक्शन 7(1)(b में। बट अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो भाई फिर देखना पड़ेगा आपको, क्या देखना पड़ेगा, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या फिर नहीं है। अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई में काउंट होगा ही नहीं, तो एंट्री 4 अट्रैक्ट नहीं होगी। बट अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो फिर देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं या नहीं हैं। तो अगर ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं तब तो वो सप्लाई में काउंट होगा जी, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(c), रीड विद एंट्री 4। बट अगर ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स एंड डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं है तो विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, will not be treated as supply and hence not taxable। समझ गए बात, ठीक है। ये मैंने गलती से काट दिया, कभी आप इससे कंफ्यूज हो जाओ। ये लो, will not be treated as supply, राइट, अदर्स केसेस में, ठीक है। और देखो नीचे मैंने नोट बना के दिया भी ये बात, द वर्ड टैक्सेबल हैज़ बीन ओमिटेड। तो यहाँ टैक्सेबल वर्ड अब इन्होंने ओमिट कर दिया। कौन से वर्ड था टैक्सेबल, ये रहा। इट मीन्स आज की डेट में अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं भी है ना और तब भी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तब भी वो सप्लाई में काउंट होगा। तो टैक्सेबल पर्सन क्यों नहीं है, मान लो आप एग्जेम्प्टेड वाले गुड्स बेचते हैं सारे,
तो जीएसटी आपको देना नहीं है, आईटीसी आपको मिलेगा नहीं, तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, तो इट मीन्स आप टैक्सेबल पर्सन नहीं है, बट फिर भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को, तो भैया सप्लाई में काउंट होगा और जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा फिर, तो ये कहना चाह रहा है वो, राइट। ये था पैरा 4 आपका जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और देखो ऊपर पैरा 4 मतलब 4 पैरा हम लोगों ने डिस्कस किए हैं शेड्यूल 1 के, चारों पैरा में विदाउट कंसिडरेशन था बट फिर भी सप्लाई में काउंट होगा। तो वैल्यूएशन करोगे कैसे, कहता है उसके लिए वैल्यूएशन रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग। डन। शेड्यूल 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग पहले शेड्यूल 3 की बात कर रहे हैं। देखो लो जी शेड्यूल 3 पे आते हैं। शेड्यूल 3 में कितनी एंट्रीज थी, 8 एंट्रीज थी। तो देखो लिखा हुआ रहा, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस विच शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होंगे, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। डन, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं शेड्यूल 3 की। तो इट मीन्स यहाँ कोई जीएसटी इम्पोज नहीं होगा, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, राइट। तो शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज में फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है, सर्विसेज बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा, ठीक। प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, देखो ये एग्जांपल दिए मैंने आपको कुछ, सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउट ऑफ कोर्स ऑफ, लिखा देखो आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी अ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। तो जो एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करता है बदले में पैसे लेता है, क्या वो सप्लाई में काउंट होगा, नहीं। इसी तरह से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को प्रीमेच्योर टर्मिनेट कर दिया, क्या वो सप्लाई में काउंट होगा, बिल्कुल नहीं। कंपनसेशन तो मिला होगा ना एम्प्लॉई को, तो क्या जीएसटी देना है उस पर, नहीं, वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो तो सप्लाई में काउंट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई प्रोवाइडिंग कोचिंग टू एम्प्लॉयर्स सन, एम्प्लॉयर के बेटे को ट्यूशन पढ़ाता है एम्प्लॉई, तो बदले में फीस भी लेता होगा, तो क्या वो सप्लाई में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। नंबर 2, एम्प्लॉई एग्रीइंग नॉट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पैसे दिए किस लिए, कि भाई ये बिजनेस शुरू नहीं करेगा तो वो पैसे जो दिए किस लिए दिए, टू रेफ्रेन फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी, तो क्या वो सप्लाई में काउंट होगा, बिल्कुल सप्लाई में काउंट होगा, ठीक है जी। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, एम्प्लॉयर सप्लाइंग सर्विसेज टू एम्प्लॉइज व्हेन सर्विसेज एंड गुड्स अप टू एन एग्रीगेट ऑफ 50,000 ओनली पर एम्प्लॉई इट शैल नॉट बी टैक्सेबल। तो ये तो हम लोगों ने शेड्यूल 1 में भी पढ़ा था, एंट्री 2 में, कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ गिफ्ट दे रहा है 50,000 रुपये तक का, तो वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। तो ये शेड्यूल 1 में ही पढ़ लिया था हम लोगों ने। शेड्यूल 1 में 4 पैराग्राफ पढ़े थे ना हम लोगों ने, 4 पैरा पढ़े थे ना, जिनको हम सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे या करेंगे। क्या पढ़ा था हम लोगों ने शेड्यूल 1 में, 4 पैरा पढ़े थे जिनको हम सप्लाई में काउंट करेंगे, चाहे पढ़े विदाउट कंसिडरेशन हो। तो जो सेकंड पैरा था उसमें उसने क्या कहा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाली जो रिलेशन, उसमें क्या था, डिस्टिंक्ट पर्सन्स की बात थी, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, तो वो भी हम सप्लाई में काउंट करेंगे, ऐसा था। बट एक प्रोविजो क्या बोलता था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है 50,000 रुपये तक का, तो वो सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे बस, राइट। चलो जी सेकेंड एंट्री पे आते हैं, किसके, शेड्यूल 3 के सेकेंड एंट्री पे आते हैं। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल वगैरह, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं इनको भी ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, इट मीन्स नो जीएसटी। थर्ड एंट्री पे आते हैं, फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, या फिर ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन who holds any post in pursuance of the provisions of constitution in that capacity, like post in election commission, UPSC, या फिर SPSC, या फिर finance commission,
नेशनल कमीशन, ये भी सप्लाई में काउंट नहीं होंगे, राइट। चलो जी फोर्थ एंट्री पे आते हैं। फोर्थ एंट्री में क्या कहना चाह रहा है, सर्विसेज ऑफ फनरल, बुरियल, क्रीमेशियम और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, कहते हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी सप्लाई में काउंट नहीं होंगी, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, समझ गए ना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड की भी बात हो रही है और सेल ऑफ बिल्डिंग की बात हो रही है, बट सेल ऑफ बिल्डिंग के केस में क्या कहना चाह रहा है, सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, राइट। क्या कहता है देखो इस केस में, तो देखो इस केस में कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 52, बट इट इज अ सर्विस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 102, हैंस इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स में काउंट नहीं करेंगे, सर्विसेज में काउंट करेंगे, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा, राइट। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है देखो मैंने, सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी। तो जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सप्लाई करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी बीच में आता है, और ये स्टैम्प ड्यूटी अभी तक जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ, नॉट सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी, हैंस पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3 specifically provides that the sale of land and building shall neither be treated as supply of goods nor as supply of services। तो इन शॉर्ट वही कहना चाह रहा है, जब भी आप सप्लाई ऑफ लैंड या बिल्डिंग करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगी, ऐसा है क्या, नहीं होना चाहिए ऐसा, वो ये कहना चाह रहा है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, शेड्यूल 3 के पैरा 5 में इंक्लूड कर दिया इसको, इसका मतलब इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बट इसमें भी ये दो बातें याद रखने वाली हैं। देखो अगर हम बात करेंगे सेल ऑफ लैंड की, सेल ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो इट विल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इस पर तो मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, किस पे, सेल ऑफ लैंड पे। अब अगर हम सेल ऑफ बिल्डिंग की बात करें तो देखो इसमें दो सिचुएशन है सेल ऑफ बिल्डिंग के केस में, कौन सी दो सिचुएशन है, वेयर total or part of the consideration has been received before issuance of completion certificate, right। तो ये जब सप्लाई में काउंट होगा, इट इज़ अ डीम्ड सप्लाई, राइट। ये गलती से स्ट्राइक आउट कर दिया मैंने, सही करता हूँ, इट इज़ अ डीम्ड सप्लाई। तो क्या कहना चाहता है, जहाँ आपने टोटल या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव कर लिया एडवांस में बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इट मीन्स अभी तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं और आपने पार्ट या फुल कंसीडरेशन एडवांस में रिसीव कर लिया, तो ये तो किस में काउंट होगा, डीम्ड सप्लाई में, और जीएसटी भी इम्पोज होगा। और दूसरा केस क्या बन रहा है देखो, वेयर एंटायर कंसीडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, एंटायर कंसीडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, राइट। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उसके बाद आपने कंसीडरेशन लिया है टोटल, तो उस केस में क्या होगा, इट इज नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर एंट्री 5 ऑफ शेड्यूल 3, और इस केस में कोई भी जीएसटी इम्पोज नहीं होगा आपके ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने सारा का सारा जो पेमेंट था कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद लिया है कंसीडरेशन, तब तो ये सप्लाई में काउंट नहीं होगा, अदरवाइज होगा। चलो जी 6th एंट्री में बात करते हैं। 6th एंट्री किसकी बात कर रहा है देखो, एक्शनेबल क्लेम्स की, अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग देखो शेड्यूल 3 की बात कर रहे हैं, शेड्यूल 3 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो सप्लाई में काउंट नहीं होंगी, बट यहाँ क्या कहना चाह रहा है वो एक्शनेबल क्लेम्स है ना, तो इसका मतलब एक्शनेबल क्लेम्स भी सप्लाई में काउंट नहीं होंगे। बट साथ में क्या लिखा, अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, इसका मतलब ये तो सप्लाई में काउंट होंगे, ये तीनों तो किस में काउंट होंगे, सप्लाई में, और इसके अलग कोई और एक्शनेबल क्लेम है तो वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा एज पर पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 3, राइट। तो देखो डायग्रामेटिक वे में डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्या कहता है देखो, एक्शनेबल क्लेम इज डिफाइंड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 2 क्लोज 52 डिफाइन कर रहा है एक्शनेबल क्लेम को, राइट।
और सेक्शन 2 क्लोज 52 के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहता है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन एक्शनेबल क्लेम्स को हमने देखो दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। अगर वो क्या है, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग है, तब तो वो सप्लाई में काउंट होंगे, जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी। और सप्लाई ऑफ अदर एक्शनेबल क्लेम्स हैं तो उन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। डन। अब हम आते हैं देखो एंट्री नंबर 7 में, किसके, शेड्यूल 3 के। क्या कहता है एंट्री नंबर 7, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, राइट। तो वही कहना चाह रहा है एनटीटी 1 से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एनटीटी 1 से एनटीटी 2 में जा रही हैं, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी 1 से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी 2 में जा रही हैं। बट साथ में क्या लिखा है, विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, ये गुड्स इंडिया में एंटर नहीं हो रहे हैं तो ये सप्लाई में काउंट नहीं होंगे। तो ये कोई बताने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है ना। बाहर की बाहर जा रहा है, गुड्स इंडिया में आ ही नहीं रहा है, तो क्या वो सप्लाई में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट नहीं होगा, ठीक। और साथ में इसमें एक चीज़ और लिखी है देखो, सॉरी 7 एंट्री में तो इतनी बात थी, ये जो मैं एक और बात की बात कर रहा था ये एंट्री नंबर 8 में है, राइट। ये एंट्री नंबर 8 इधर नहीं है, ऊपर है। तो 7th एंट्री में तो इतनी बात थी कि अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है एनटीटी 1 मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी 1 से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी 2 में, ठीक है, और वो गुड्स इंडिया में एंटर नहीं हो रहा है तो वो हम सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे, करेंगे भी क्यों, मतलब ही नहीं है। चलो 8th एंट्री क्या कहता है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, कि आपके कुछ गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। तो आपने सुना होगा कस्टम एक्ट में भी आप लोग डिस्कस करते हैं ये चीज़ें कि आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया था और इंपोर्ट ड्यूटी जमा कराने के लिए आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप क्या करते हो, कस्टम पोर्ट पे ही ना पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं, अब वहाँ ये गुड्स जमा करा सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो आपने ये गुड्स कहाँ जमा करा दिए थे, वेयर हाउस में, पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस में। अब वहीं से आपने क्लियर ना करा के वो गुड्स वेयर हाउस के वेयर हाउस में किसी और को बेच दिए, राइट। तो ये कहना चाह रहा है देखो, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो होम कंजम्पशन का मतलब घर की बात नहीं हो रही है, वो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ से आपने ये गुड्स क्लियर नहीं कराए अपने बिजनेस के लिए। होम कंजम्पशन मतलब इंडिया की बात हो रही है ये। तो वेयर हाउस में कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आपने क्लियर नहीं कराए और वेयर हाउस में ही ये गुड्स किसी और को बेच दिए, तो क्या वो सप्लाई में काउंट होंगे, कहते हैं नहीं वो सप्लाई में काउंट नहीं होंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो वही कहना चाह रहा है कि बाहर से जैसे आप कुछ गुड्स मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ से तो गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं और यहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं, या फिर चलो पहुँच गए तो कहाँ पड़े हैं, वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, ठीक। तो वेयर हाउस की वेयर हाउस में बेचोगे तब तो सप्लाई में काउंट होगा ही नहीं। वो कह रहा है ये गुड्स अभी रास्ते में हैं और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आपके पास आ गए, आपने डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के थ्रू ये गुड्स किसी और को बेच दिए, तब ये भी सप्लाई में काउंट नहीं होगा, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहा है। तो एंट्री नंबर 8 में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि गुड्स इंडिया में आ चुके थे बट आपने उसको क्लियर नहीं कराया, कहाँ पड़े हैं, वेयर हाउस में, वेयर हाउस के वेयर हाउस में आपने गुड्स किसी और को बेच दिए, सप्लाई में काउंट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया में नहीं आए, अभी रास्ते में है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल पहुँच गए और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के थ्रू आपने ये गुड्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये भी सप्लाई में काउंट नहीं होगा, ये कहता है ये शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 8, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, शेड्यूल 1 डिस्कस किया, शेड्यूल 3 डिस्कस किया, शेड्यूल 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होंगी या नहीं होंगी, होंगी, सप्लाई में काउंट होंगी चाहे पड़ी विदाउट कंसिडरेशन हो। और शेड्यूल 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, कि ये जो 8 एंट्रीज़ हैं ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होंगी ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होंगी, इसका मतलब इनके ऊपर जीएसटी इम्पोज नहीं होगा। डन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखो शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेड्यूल 2 की बात करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।